तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बाकी DOU का एपिसोड नंबर 6। इसके पहले वाले एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हो तो चैलेंज में है, जाके देख लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ऑफिसर ओत्सुका ने गन ताना होता है यहाँ पे मुसाशी के ऊपर, और मुसाशी उनसे कहते हैं वैसे तुम्हारा नाम क्या है, और यहाँ पर वो उन्हें बताता है कि मेरा नाम है ऑफिसर ओत्सुका, और अगर तुमने कोई गलती की तो ये आखिरी नाम होगा जो तुमने सुना होगा। मुसाशी कहता है अब बहुत हुआ ओत्सुका, जितनी गलती तुमने की है अब मुझे तुम्हें काटना ही होगा। जैसे ही तुम तलवार देखो तुम गोली चला सकते हो। और फिर वो 3 2 1 कहते ही इतने में ही वो सामने से गायब हो जाता है। ओत्सुका को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो गया कहाँ, और उतने में ही हम देखते हैं मुसाशी यहाँ पे काट देते हैं इस ऑफिसर को। पहले तो उसकी उंगलियां नीचे गिरती है और यहाँ पे उसका गन भी काम नहीं आया होता है, और एकदम दबी हुई आवाज में ओत्सुका कहते हैं कि तुम तो सच में लाजवाब हो। इतना कहते ही उनकी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और मुसाशी की ब्रूटैलिटी यहाँ पे साफ साफ दुनिया के सामने आ जाती है, क्योंकि इस युग में ओत्सुका ऐसे पहले आदमी होते हैं मुसाशी ने असली में एकदम बीचों बीच से काटा होता है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस वाले इतना सुनते ही गन टांग देते हैं उनके ऊपर, और एकदम से उन्हें ऑर्डर मिलते हैं गन उठाने का। ऑर्डर देने के बाद उनका कमांडर मुसाशी को बताते हैं कि ये रबर की गोलियां हैं, लेकिन फिर भी ये इतने जोर से लग सकती है तुम्हें कि तुम्हारी जान भी जा सकती है, और जो तुमने किया है उसके लिए तो तुम मरना डिजर्व भी करते हो। खैर अगर तुम असली मुसाशी हो जैसे कि लोग कहते हैं तो तुम्हें गन वन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे एरा में ऐसी चीजें थी ही नहीं। और अपने मर्डरस ऑरा को एक्टिव करते हुए मुसाशी कहते हैं अच्छा जरा मैं भी तो देखूं क्या कर पाती है तुम्हारी ये बंदूकें। खैर इतना सुनते ही वो लोग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं मुसाशी के ऊपर, लेकिन होता ये है रबर की गोलियां जिससे पहले की मुसाशी को हिट करे वो उन्हें वहीं के वहीं मिड एयर हवा में ही काट देते हैं, और वो गोलियां इतनी तेज होने के बावजूद कट कर रोड पे वहीं पर गिर जाती है। और मुसाशी की इतनी स्पीड को देखकर फोर्स का लीडर एकदम से चौंक जाता है, और यहाँ पे मुसाशी उनसे कहती है कि तीर भी इससे ज्यादा तेज होती है। इतना कहकर मुसाशी उनके ओर बढ़ने लगते हैं और हमला करने के लिए, लेकिन तभी कमांड मिलते ही वो लोग मुसाशी को साइड से घेर लेते हैं, और वहाँ पर वाटर गैलन गन की ट्रक आ जाती है। उन्हें शूट करने का कमांड देते हुए वहाँ से लीडर एकदम से दौड़कर हट जाता है, और हम देखते हैं पानी का बहाव से शूट किया जाता है मुसाशी को, लेकिन मुसाशी उससे आराम से बच जाता है। बिल्कुल किसी निंजा की तरह वो ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और कूदकर उसी वाटर कैनन के पास खड़े हो जाते हैं। पहले वो थोड़ा सा उसे ऑब्जर्व करते हैं, और अब वो अपनी तलवार निकालते हैं, और तुरंत ही वो एकदम जोरदार छलांग लगाते हैं, और पूरे मोमेंटम के साथ अपने तलवार को निकालकर सीधा एकदम से सीधा वार वो कर देते हैं। जिससे होता ये है वो वाटर कैनन कट जाता है पूरा बीचों बीच से, और उतना ही नहीं वो ट्रक भी कई हिस्सों तक कट जाता है बीचों बीच से। और सबसे अजीब बात ये है कि और अभी भी 2 मुँहे तरीके से पानी उससे निकल रहा होता है। वाटर कैनन पूरी तरीके से खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी लगातार 2 हिस्सों से पानी बह जा रहा होता है। उसके बाद फाइनली पानी रुकता है, और मुसाशी उन सब से कहते हैं अगर तुम्हें मुझे नुकसान भी पहुंचाना है तो इससे भी भयानक हथियार लाने होंगे, वरना तुम सब बहुत बुरी तरीके से काटे जाओगे। इतना सुनते ही लीडर मुसाशी को बताता है कि ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने आर्मर्स पहने हुए हैं। ये आर्मर बहुत ही हल्के और मजबूत है, और वो भी नहीं यहाँ पर उनकी तादाद इतनी ज्यादा है तो मुसाशी तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा इस लीडर का सोचना होता है। खैर इसकी इस बेतुकी सोच पर मुसाशी पहले तो एक छोटा सा स्माइल करते हैं, और हम देखते हैं एकदम यूजिरो स्टाइल में उनके बाल उड़ने लगते हैं, और यहाँ पर एकदम गुस्से में उन सब से कहते हैं कि कोई भी नहीं हिल रहा, किसी भी एक इंसान में इतना दम नहीं है कि वो मुझसे लड़ सके। सबके सब अपने जगह पे खड़े हुए हैं और कांप रहे हैं, डर रहे हैं मुझसे कि मैं अपना तलवार निकालकर उन्हें काट ना दूं। अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो आओ मेरे सामने। तुम सब ने भले ही आर्मर पहने रखी हो, तुम सब की तादाद भले ही ज्यादा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम सब के सब बुज़दिल हो। फिर उसकी ऑफिसर कहता है बस अब बहुत बात कर ली तुमने। ऐसा कहकर हम देखते हैं कि एक टेजर गन निकाल लिया होता है उस ऑफिसर ने, और तुरंत ही मुसाशी को शूट कर देता है। मुसाशी की चेस्ट पर जाके वो वायर लगती है और जोरदार करंट लगना उन्हें शुरू हो जाता है। उनकी हड्डियां तक दिखने लगती है। इतना भयानक करंट वहाँ पे लग रहा होता है कि सच में क्या ही बताए। और हमें बताया जाता है कि एक नॉर्मल टेजर गन जो होती है वो 1000 से 50,000 वोल्ट तक करंट दे सकती है, लेकिन यहाँ पर ये टेजर गन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसे मुसाशी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। नॉर्मल टेजर गन के वायर पतले और छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी लंबाई ज्यादा है और ये वायर्स बहुत मोटे भी है। और यहाँ पर सीधे सीधे आपको बताऊं तो मुसाशी के लिए इन्होंने खासकर 10 गुना ज्यादा ताकत पर टेजर गन का यूज किया
है और ये चीज काम भी करती है। मुसाशी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी लीडर उसे शॉक दिए जा रहे थे, यहाँ तक कि उसी के लोगों को आकर उसे रोकना पड़ता है ताकि मुसाशी मर न जाए। लेकिन फिर भी मुसाशी की पूरी बॉडी से जलने की बू आती है और यहाँ पे ये लोग सोच ही रहे थे कि मुसाशी तो निपट लिए। उतने में ही मुसाशी कहते हैं, तुम्हारा नाम इमामा है ना? और ये सुनकर सब के सब चौंक जाते हैं, क्योंकि जब शॉक देने के लिए लीडर को रोक रहे होते हैं सब के सब, तो एक ऑफिसर ने इमामा रुक जाइए ऐसा कहकर उसका असली नाम ले रहा होता है। इसीलिए मुसाशी जब उसका नाम बोलती है तो ये सुनकर पानी सूख जाता है, लेकिन खासकर इमामा का सूख जाता है। फिर एकदम से कुछ और वो सोच पाए, फिर एकदम से मुसाशी खड़े हो जाते हैं और उस टेजर गन की वायर को काट देते हैं और वो इमामा से कहते हैं कि इमामा मुझे एक बात बताओ, अभी अभी तुमने क्या मेरे ऊपर जहर का प्रयोग किया? ऐसी चीज मैंने कभी भी महसूस नहीं की। फिर यहाँ पे वो ऑफिसर डर के मारे अपना गिल्ली पिल्ली कर देता है और तभी मुसाशी उनसे कहती है, इमामा मैं समझ गया, ये जहर नहीं है, ये पक्का जादू टोना है और जादू टोना में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। और ऐसा कहकर मुसाशी अपनी तलवार निकल के उनका सर ही काट देता है और इमामा का सर अलग होके एकदम से फुटबॉल की तरह जमीन में गिर जाता है। उसके बाद अपने हाई रैंकिंग ऑफिसर को इस तरह मरा हुआ देखकर, इतना ब्रूटल तरीके से मरा पड़ा देख, यहाँ पर सब के सब डर जाते हैं। और यहाँ पे मुसाशी उन सब से कहती है कि अब अगर मुझे और किसी ने वार करने की कोशिश की तो मैं इससे भी बुरी तरीके से मैं तुम्हें काटूंगा। और इतना कहते कहते मुसाशी का ध्यान कहीं और जाता है और हम देखते हैं कि वो मून की तरफ देखते हैं और मून सच में काफी ज्यादा सुंदर लगती है। और ऐसा मुसाशी कहता है कि आज मून बहुत सुंदर है, इसका मतलब जानते हो तुम सब, मुझे काटने का और मन हो रहा है। फिर इतना कहते ही मुसाशी एकदम भयानक हवा की फ्लो की तरह जाते हैं एक ऑफिसर के पास। वो ऑफिसर एकदम हक्का पक्का हो जाता है उन्हें देखकर और काट देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर उस ऑफिसर के शील्ड पे वार करते हैं। मुसाशी ने एकदम टुकड़ों में काटा होता है उसे, वो शील्ड एकदम बिखर जाती है और जमीन पे खर खर करके एकदम गिर जाती है। यहाँ पर यह ऑफिसर अपनी कवच को इस तरीके से काटते हुए देख उन सबको समझ आ जाता है कि अगर वो लोग मुसाशी के ऊपर हाथ भी उठाए तो उन सब की ऐसी की तैसी हो जाएगी। खैर ऐसे गुड ह्यूमन बीइंग मुसाशी कहते हैं, इसके लाश को ले जाओ। इतना सुनते ही ऑफिसर इमामा की लाश को लेने लिए उठाते हैं और मुसाशी की ध्यान जाता है मून की ओर और वो कहते हैं, हट जाओ, जाने का रास्ता दो। खैर इतना सुनते ही वो लोग मुसाशी को जाने का रास्ता देते हैं और मुसाशी वहाँ पे 10,000 औरत के साथ चले जाते हैं। उसके बाद सीन होता है चेंज और हम देखते हैं अमेरिका के व्हाइट हाउस को और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प बैठे होते हैं। और यहाँ पर ट्रम्प एकदम चौंके जा रहे थे क्योंकि अभी अभी वो इलेक्शन जीते होते हैं और बराक ओबामा उन्हें हैंड ओवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक सीक्रेट बताते हैं। ये सीक्रेट और कुछ नहीं, यूजिरो हानमा ही होते हैं। और यहाँ पर वो ट्रम्प को बताते हैं कि अमेरिका में जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो पर्सनली ओगर को विजिट करता है और क्योंकि अमेरिका ने उसके साथ पीस ट्रीटी साइन किया है तो होली बाइबल लेकर के उसके सामने शपथ पढ़नी होती है। और ट्रम्प कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोई इंसान किसी नेशन से कैसे बड़ा हो सकता है? हमारे देश से ताकतवर कुछ भी नहीं है, हमारा देश खुद में ही एक सुपर पावर है। तभी बराक ओबामा बताते हैं कि तुम समझ नहीं रहे हो, वो ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। होली बाइबल लेके उसके सामने पूरी शपथ पढ़नी पड़ती है, तब जाके उसे वो एक्सेप्ट करते हैं। और तभी ट्रम्प बराक ओबामा से पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, ये ट्रीटी किसने साइन की, कब साइन की? और तभी ओबामा बताती है कि ये ट्रीटी जो है रोलैंड लीगल ने साइन की थी, जो कि अमेरिका के 40 में प्रेसिडेंट हुआ करते थे। वैसे तो प्रधानमंत्री वाला कॉन्सेप्ट अमेरिका में नहीं चलता, वहाँ राष्ट्रपति ही चलता है, लेकिन फिर भी पावर थेरी कम ज्यादा है, मतलब कि सिमिलर है पीएम के पद से, हम मान सकते हैं। तो पीक डिटेलिंग वाली बात ये है कि 1958 में यूजिरो हानमा जन्मे थे, तो मिस्टर रोलैंड लीगल ने जो राष्ट्रपति का पद संभाला था वो 1981 से लेकर 8 साल तक 1989 तक संभाला था। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जब रोलैंड लीगल राष्ट्रपति बने उस समय यूजिरो हानमा की एज 1950 के हिसाब से 23 साल होगी, मतलब 23 साल की उम्र से ही यूजिरो ने कितना आतंक मचाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर इसी 7 साल के अंदर अंदर 30 होने से पहले, यूजिरो हानमा की 30 की उम्र होने से पहले ही यही कई बीच में पीस ट्रीटी साइन किया है अमेरिका ने। उसके बाद ट्रम्प कहते हैं कि ठीक है मैं उससे मिलने जाऊंगा, लेकिन मैं इस ट्रीटी को तोड़ के आऊंगा। खैर जापान की बहुत ही आलीशान होटल में जहाँ यूजिरो स्टे करते हैं, वहाँ के एक खास कमरे में हम देखते हैं यूएस के प्रेसिडेंट आते हैं और यहाँ पे वो काफी गुस्से में होते हैं। वो एकदम से सोच रहे होते हैं कि इस ट्रीटी को तो मैं रहने ही नहीं दूंगा। और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वो बहुत ही चक्के रह जाते हैं और जो भी उन्होंने देखा होता है उससे वो समझ जाते हैं कि टैंक हो, कोई भी मिसाइल हो और जो भी चीजें हो, इस व्यक्ति के आगे तो नहीं टिक सकती। और हम
हम देखते हैं कि यहाँ पे यूजीरो खुला खड़े होते हैं चीता वाली चड्डी पहनकर, और उसके बैग को देखकर ही समझ में आ जाता है ट्रम्प को कि ये क्या चीज है। पूरे मसल्स इतने भयानक होते हैं कि ये देखकर ट्रम्प सच में कांप उठते हैं। उतने में ही सिगरेट पीते हुए यूजीरो पलटते हैं और कहते हैं कि जल्दी करना, तुम्हें सिर्फ 3 मिनट देता हूँ, जल्दी से शपथ लो और निकलो। और यूजीरो का टोन थोड़ा सा सीरियस होकर देखकर हम देखते हैं कि यूएस का प्रेसिडेंट अपने पैंट में इल्ली गिल्ली कर देता है। खैर जो भी ट्रीटी वीटी वो तोड़ने आए होते हैं वो तो वो नहीं करते, यहाँ पे वो सीधा सीधा शपथ ले लेते हैं और यूजीरो एकदम और फार्मिंग करते हुए वो सुनते हैं। फिर उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एक चॉपर वहीं पर आ रहा होता है यूजीरो की होटल के पास, और उसमें उसके दोस्त कैप्टन ट्राइडम बैठे होते हैं और उनके साथ कोई और भी होते हैं, और उससे वो कहते हैं कि मैं आपकी सेफ्टी की ज्यादा गारंटी नहीं ले सकता, मैं इस बात के ही खिलाफ हूँ कि आप यूजीरो से मिले, लेकिन अगर उसका मन बन गया कुछ गलत करने का तो मैं भी उसे रोक नहीं पाऊंगा। उसके बाद तभी हमें पता चलता है कि स्टाइडम के साथ यूजीरो से मिलने कौन जा रहा है, और ये लेडी क्लिंटन होती है। और अगर आपको पता नहीं है कि बता दूं कि लेडी क्लिंटन कौन है, ये मिल क्लिंटन की पत्नी है, वही बिल क्लिंटन जो कि अमेरिका के 42 राष्ट्रपति थे। खैर एक राजनेता होने के नाते वो यूजीरो के साथ बात करने के लिए आई होती है, यूजीरो को अपनी तरफ करने आई होती है। वो भी होली बाइबल लेकर आती है, उनके सामने शपथ लेने की उन्होंने सोची होती है। और ऐसे ही चलते चलते स्टाइडम उसे बता रहे होते हैं कि उन्हें यूजीरो के सामने क्या करना है क्या नहीं करना है, वही रूल्स वगैरह। उसके बाद यहाँ पर उनके मन में एक ही चीज होती है कि ट्रम्प से पहले यूजीरो को मनाना है और जैसे भी करके मनाना है ताकि उनका पड़ला भारी हो सके अगले चुनाव में। और ये ट्रम्प से पहले ही आई होती है। खैर जैसे ही ये दरवाजा खोलती है, ये जो देखती है वो देख के वो चौंक जाती है, एकदम से पॉइंट करके वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि यूजीरो उनके सामने नंगे खड़े होते हैं। खैर यूजीरो आज बहुत ही अजीब तरीके से हार्ड होते हैं, उसके मसल्स वगैरह हेलेली किंडन बहुत ही ध्यान से नोटिस करते हैं। और यहाँ पे यूजीरो उतने में ही उनसे कहती है कि मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कोई भी शपथ नहीं चाहिए। खैर उतने में ही वो उनसे बताती है कि वो एमिया की ज़बा यूजीरो की प्यारी वाइफ बहुत ही अच्छी दोस्त थी, तो इसीलिए यूजीरो को वो अपनी साइड करना चाहती है। और इतना सुनते ही यूजीरो और गुस्सा हो जाती है और कहते हैं मुझे किसी की साइड आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा शपथ चाहता हूँ, क्योंकि तुम एमी की दोस्त रह चुकी हो, इसीलिए तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने जो भी कहना था कह दिया है, अब चुपचाप मेरी बात मान के यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊंगा। मतलब कि ये बहुत गंदी बात है, लेकिन यूजीरो ने वो करने की धमकी दे दी। और यहाँ पर ये सुनकर स्टाइडम का तो सच में पानी सूख जाता है। खैर इतना सुनते ही फॉर सम रीजन उनके नाक से खून बहता है और हिलेरी क्लिंटन जो है एकदम से शर्मा जाती है और यूजीरो से कहती है अगर तुमने मुझे छुआ भी मैं तो मर ही जाऊंगी। मिस क्लिंटन वहाँ से हंसते हुए चली जाती है क्योंकि एनिमी की दोस्त होने के नाते उन्हें यूजीरो कुछ नहीं करेंगे, उनके तरफ है वो, ये उन्हें पता होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शिनशिनकाई डोजो को। डोपो यहाँ पर एक वायर काटने वाले होते हैं और बाकी और साथ ही साथ कात्सुमी भी ये सब कुछ देख रहा होता है और एकदम से एज ऑलवेज डोपो उसे आराम से काट देते हैं। एकदम क्लीन तो नहीं लेकिन अच्छा खासा वो कटा होता है। यहाँ तक कि खुद डोपो भी सोच रहे होते हैं कि मुझे अपनी ट्रेनिंग में और काम करने की जरूरत है। तभी कात्सुमी कहता है कि डैड आपने तो कहा था कि आप घर में रहेंगे क्योंकि चेयरमैन अब मैं हूँ, लेकिन अब फिर से ट्रेनिंग करने आ गए, क्या कारण हो सकता है। खैर तभी कात्सुमी बाकी और डोपो आराम से बैठ जाते हैं और डोपो बताते हैं कि मुसाशी ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, मैंने सुना है कि पुलिस फोर्स हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई। इतना सुनते ही बाकी कहता है इसका मतलब ये है कि मुसाशी के हाथों अब और लोग मरेंगे। और इतना सुनते ही डोपो कहते हैं इसीलिए तो मैं घर में नहीं रह पाया, ट्रेनिंग करने आ गया। लेकिन कात्सुमी उतने में ही एकदम अजीब सा मुंह बना के कहते हैं तो डैड कैसा रहेगा अगर कि हम शिनशिनकाई डोजो सारे लड़के लेकर कात्सुमी को हराने जाए। खैर ये जाता वाता नहीं है, बस ये बोलता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बाकी अपने घर जा रहे होते हैं थोड़ा सा हैंडसम दिखते हुए। और ऐसे ही जाते जाते बाकी सोच रहा होता है कि उसकी फाइट कभी भी जिससे होने वाली है कि उसके जस्ट 3 दिन पहले वो अपने नाखून काटता है जानबूझकर, क्योंकि 3 दिनों के बाद एग्जैक्टली उसके नाखून इतने बढ़ जाते हैं कि वो लेंथ को कवर कर लेते हैं और उसका पंच अच्छे से कनेक्ट होता है एकदम। मतलब नाखून की वजह से उसके फिस्ट से थोड़ी दूरी नहीं बनती उसके चक्कर में, और इसकी मदद से अच्छा एक पावरफुल पंच लैंड कर पाता है। बात छोटी है लेकिन काम की है। और ऐसे ही चलते चलते
बाकी सोच रहा होता है कि अब कितने दिन हो गए उसे अपने नाखून काटते हुए। पर यहाँ पर लोग जो है अचानक से अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। वो लोग रुक रुक के बाकी को देखने लगते हैं क्योंकि वो एकदम अजीब सा मुंह बना के चल रहा होता है। खैर यहाँ पर इस तरीके का मुंह बनाकर ये याद करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कितने दिन हो गए अपने नाखून काटे, क्योंकि फाइट कभी भी हो सकती है। और बाकी यहाँ पे मुसाशी से लड़ने की सोच रहा है। और इसी सोच के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगले पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट में जरूर लिखे।